हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ आप लोग के लिए वो क्लास 10 के बच्चों के लिए है और क्लास 10 का 4th चैप्टर जो है हम लोग का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो नेम से ही पता चल रहा होगा आपको कि हम लोग को इसमें कार्बन और उससे रिलेटेड जो कंपाउंड है उसकी स्टडी करनी है। तो इंट्रोडक्शन में एक बता दूं आपको कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना हम लोग को है कि व्हाट इज़ कार्बन, कार्बन क्या है, इसकी अकरेंस और इसका कितना परसेंटेज है, फिर इसके एलोट्रॉप्स क्या हैं, इसकी बॉन्डिंग के बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। ओके, और इसके बाद जैसे ही कार्बन हमारा फिनिश होता है एंड देन इसके कंपाउंड की स्टडी हमको करनी है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कार्बन के मिलियन ऑफ कंपाउंड हैं, तो इसलिए इसकी एक अलग ब्रांच ही बन गई है हमारी। वो ब्रांच है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बन और उससे रिलेटेड जो कंपाउंड है उसकी स्टडी करते हैं। ओके, तो ये एक स्पेशल फीचर है इसका जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, ये इतने सारे मिलियन ऑफ कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है। तो वो प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। तो व्हाट इज़ कैटेनेशन, ये सब हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ओके, इसके बाद जो हाइड्रोकार्बन है उसका क्लासिफिकेशन हम लोग को काफ़ी डिटेल में करना है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर क्या है, वो हम लोगों को इसमें स्टडी करनी होगी डीपली। और इसके बाद कार्बन के जो कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हम लोग को लास्ट में स्टडी करनी है, जो कि बोर्ड में पूछ ली जाती हैं। ओके, तो ये सारा कुछ हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा 10th बोर्ड में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्ट लेके आप लोग को इसको पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। And 0.03% carbon present in atmosphere। इसके बाद एक और पॉइंट, इट इज नॉन मैटर। तो ये हो गया हम लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। तो कार्बन इज एन एलिमेंट, द सिंबल ऑफ कार्बन इज C। लैटिन वर्ड कार्बो मीन्स कार्बन। ओके, नाउ नेक्स्ट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 0.02% कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सिर्फ और सिर्फ 0.02% ही मिलता है हमको कार्बन, और इसके अलावा 0.03% कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में हम लोगों को 0.03% कार्बन मिलता है। इसके बाद कार्बन है क्या, तो कार्बन इट इज़ अ नॉन मेटल, ये एक नॉन मेटल है। जितने भी प्लांट पार्ट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन, इसलिए इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस या मटेरियल भी बोलते हैं। जो भी चीज़ें, मैं एक बात बता दूं कि जो भी चीज़ें बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रही है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो अभी हम कैसे पता लगाएंगे भाई कि हमारा जो ये पेन है वो वाकई में कार्बन से ही बना हुआ है, क्या ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है? तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे। तो अगर ये कोई गैस फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, तो गैसेस हमको दिखाई नहीं देती हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो हम एक टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट क्या होगा, जो हमारा लाइम वाटर है अगर उसमें CO2 गैस पास की जाती है तो वो मिल्की हो जाता है। क्या आप लोग को पता होना चाहिए कि लाइम वाटर को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट क्लीन हो रहता है, लेकिन जैसे ही उसमें कोई गैस, जैसे कि हम CO2 की बबल्स डालें तो वो अगेन कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। आ रही है बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, जब इस पेन को बर्न करेंगे तो उससे जो गैस मिलेगी उसको हम एक ट्यूब की हेल्प से, जो हमारे पास एक सेकेंड टेस्ट ट्यूब अगर मैं बोलूँ या फिर कोई भी वेसल बोलूँ, अगर उसमें हमने लाइम वाटर लिया है उसमें पास करेंगे केयरफुली,
तो अगर वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, इसका मतलब है कि इट इज़ दिस पेन इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट इज़ ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो नेचर में हमारे मिल रहे हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन, मीन्स दे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाउ, कैसे आप इसको बोलोगे? तो हम बोलेंगे कैसे कि अगर हम इनको बर्न करते हैं तो कौन सी गैस फॉर्म होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कार्बन का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग को इसकी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है, क्योंकि कार्बन इज अ अनस्टेबल एलिमेंट। कार्बन हमको सिंपली सी फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि कार्बन ऐसा अलोन एटॉमिक फॉर्म में हमको मिल जाएगा, तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट का एटम जो है वो कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सेप्ट ग्रुप 18 के एलिमेंट। अब ये ग्रुप 18 कहाँ से आ गया? तो मैं आप लोग को बहुत जल्दी ही पीरियोडिक टेबल पढ़ाने वाली हूँ। ग्रुप 18 में कुछ ऐसे एलिमेंट आते हैं, आप एक पीरियोडिक टेबल परचेस कर लो। कुछ ऐसे एलिमेंट, दे ऑल आर गैसेस, जो भी एलिमेंट उसमें आ रहा है दे ऑल आर गैसेस। कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो हाईली अनस्टेबल, जो हाईली स्टेबल होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, दे ऑल आर स्टेबल। अब ये स्टेबल क्यों हैं? तो अगर मैं इनका, जैसे अभी मैं कार्बन के बारे में बताने वाली हूँ, उसकी बॉन्डिंग के बारे में, तो जब हम इन एलिमेंट का, इन गैसेस का, ग्रुप 18 के एलिमेंट की गैसेस और इन एलिमेंट के एटम का कन्फिग्रेशन देखते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वैलेंस सेल में इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो फुल्ली फिल्ड होता है। आ रही है बात समझ में? फुली फिल्ड, अगर कोई भी एटम का कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है। और सारे एटम क्या होना चाहते हैं? स्टेबल। कोई भी हो, चाहे हम लोग हो या कोई भी हो, वो स्टेबल होना चाहता है। अगर मैं बोलूँ कि हम काफ़ी मतलब डेंजरस जोन में खड़े हैं और एक जो है वो हमारा फ्रेंड जो है वो काफ़ी सेफ जोन में खड़ा है, तो वो डेंजर जोन, मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मैं ऐसे खड़ी हूँ और एक को मैंने अपने फ्रेंड को वहाँ ऊपर बोर्ड के पास एक पैर पे खड़ा कर दिया कि भाई आप खड़े हो, तो वो कहाँ डेंजर जोन में चला गया। वहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। वहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा, यहाँ की लोअर। तो लोअर एनर्जी में कोई भी चीज़ कैसी होती है? सेफ और स्टेबल होती है। और सबको स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो भी चाहेगा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ, लोअर जोन में आ जाऊँ और स्टेबल फील करूँ। तो एवरीबडी वांट टू बिकम स्टेबल। तो वैसे ही जितने भी एलिमेंट्स के एटम हैं दे ऑल वांट टू बिकम स्टेबल, और स्टेबिलिटी के लिए ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसलिए मुझे अभी कार्बन की मैं आपको बॉन्डिंग बताऊंगी। कार्बन इज़ नॉट स्टेबल। वाई? बिकॉज इट्स जो वैलेंस सेल है उसका वो फुल्ली फिल्ड नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो वो अपने एक्चुअली में एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, क्योंकि आप लोग 10th के स्टूडेंट हो, तो ये चीज़ आप समझना। एक ऑक्टेट रूल मैं आप लोग को यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताऊंगी कि किसी भी एटम के वैलेंस सेल में अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एटम हाईली स्टेबल हो जाता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हीलियम, नियॉन, आर्गन है, तो जब आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे? 8। सभी के वैलेंस सेल में कितना? 8। उस 8 को हम बोल रहे हैं ऑक्टेट। अगर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो एटम बहुत ही स्टेबल होगा और वो एग्जिस्ट करेगा फ्री स्टेट में। लेकिन ऐसे कोई भी एटम नहीं है, एलिमेंट के एटम नहीं है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर बोल रही हूँ मैं? ग्रुप 18 के एलिमेंट। कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पे नोट करा देती हूँ आप लोग को। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। इनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी हमारे जो एलिमेंट्स के एटम हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं। वाई? बिकॉज उनका जो वैलेंस सेल है उसमें उनका इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि इन सभी एटम के वैलेंस सेल का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। क्लियर हो रहा है? तो वैसा ही सब कोई इसकी तरह बनना चाहता है। आ रही है बात समझ में? सभी जितने भी एलिमेंट के एटम हैं दे ऑल वांट टू बिकम स्टेबल, मतलब वो किसकी तरह बनना चाहेंगे? ग्रुप 18 के एलिमेंट की तरह।
जैसे आप लोग में से कुछ चाहते होंगे, किसी का कोई होगा भाई कि मुझे शाहरुख खान की हेयर स्टाइल पसंद है तो मुझे शाहरुख खान की तरह बनना है। अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है तो उसको कोई न्यू एक्ट्रेस है उसकी तरह उसको फॉलो करती है वो उसको, तो उसकी तरह बनना है। मतलब सब कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की कॉपी करके उसकी तरह बनना चाहते हैं। तो हमारी जितनी भी 120 एलिमेंट्स हैं उसमें से अगर मैं इन एलिमेंट्स को छोड़ दूँ, 5 एलिमेंट्स को, एक और आता है रेडॉन, इट इज़ रेडियो एक्टिव, तो उसको मैंने स्किप कर दिया है। तो उनकी बात अगर हम छोड़ दें, इनको छोड़ दें, तो दे ऑल आर वांट टू बिकम स्टेबल। वो किसकी तरह दिखना चाहेंगे? इसकी तरह, क्योंकि दे ऑल आर हाईली स्टेबल। तो उसके लिए वो क्या करेंगे? तो उसके लिए वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अगर किसी के पास वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए बच्चों? 2। तो वो किसी से उधार मांग लेंगे, भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो आप। मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाएंगे, है ना। अब किसी के पास कितना है? 5 है, तो वो कितना मांगेगा? किसी से 3 मांगेगा, है ना। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ वो बॉन्डिंग करके अपने आप को स्टेबल बनाएंगे। तो किस तरह की बॉन्डिंग कार्बन करेगा वो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को ऑक्टेट रूल बताऊंगी, ओके। चलिए पहले आप इसको नोट करिए। बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। कार्बन की बॉन्डिंग बताने से पहले मैं कुछ और एलिमेंट्स की बॉन्डिंग बता दूं, और उसके पहले मैं आप लोग को एटम का स्ट्रक्चर बता दूं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों आप लोग को पता होगा, एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, 6 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कार्बन का स्ट्रक्चर एटम का, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और ये शेल्स होती हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। Z जो कि इसका एटॉमिक नंबर है वो बताता है कि कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 6। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 6। तो प्रोटॉन तो हमारे यहाँ न्यूक्लियस में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को बताना नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमको बताना है। तो फर्स्ट शेल जो है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है बच्चों? ओनली 2। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से फिल कर देंगे। अब हमारे पास कितने बच गए? 4। तो 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें फिल कर रखे हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें भी हम न्यूक्लियस बना लें, और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की? 2। एंड सेकेंड सेल में 8 होती है, ओके। 2n² फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। इस फॉर्मूले से हम लोग पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड भी जा सकती है, 4th 5th। तो 2 इंटू, अगर फर्स्ट सेल का हमको निकालना है 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम? 2। अगर सेकेंड सेल में हमको निकालना है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। अगर थर्ड सेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी निकालना है तो हम लोग 2 इंटू n की जगह क्या फिल कर देंगे बच्चों? 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट जो हमारी शेल्स होती हैं उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है वो पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो हम बात कर रहे थे क्या? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन में अभी हमारे पास कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। अब हमारे पास कितने हैं? 5। तो 1 2 3 4 5। अब इसमें भी बात करें हम तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? 7। और प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? 7। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इस पर भी मैं न्यूक्लियस बना दूँ। फर्स्ट सेल जिसको हम फर्स्ट सेल या फिर K भी बोलते हैं, और उसके बाद सेकेंड सेल जिसको हम LMN ऐसे चलता है हम लोग का। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम हम लोग को पता है कितना? 2। अभी हमारे पास कितने बच गए हैं? 6। तो हमारा 6 यहाँ पे फिल करेंगे, 4 5 6। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 8। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे टोटल? 8। और प्रोटॉन कितने बच्चों? 8। अब हम लोगों को ये देखना है कि इन सभी एटम के स्ट्रक्चर में जो लास्ट सेल होती है बच्चों, जैसे इसकी लास्ट सेल क्या है? 2 है,
उसको ही हम बोलते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल ही डिसाइड करता है कि ये एटम स्टेबल है या नहीं है। तो वैलेंस सेल में होना क्या चाहिए, तो एक्चुअली में वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 8 हैं, मीन्स इसका अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये हाईली क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल। तो सभी कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो किसी के भी एटम के वैलेंस सेल में, जो कि उसकी आउटर मोस्ट सेल होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, हाईली स्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाईली स्टेबल। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाईली स्टेबल है। तो इसके वैलेंस सेल की बात करूं मैं, तो ये है इसकी नंबर 2 जो है शेल, इट इज़ वैलेंस शेल। और इस वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं बच्चों, 4। अब हम इसकी बात करें किसकी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में अगर हम बात करें, इसकी भी सेकंड सेल है, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं बच्चों। इसके बाद अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 दिख रहे हैं। मतलब तीनों में से अगर हम तीनों की बात करें तो कोई भी एटम हमारा स्टेबल नहीं है, मतलब ये एटम कभी भी फ्री स्टेट में हमको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि फ्री स्टेट के लिए क्या कंडीशन मैंने बताई थी आप लोग को, कि उसका जो वैलेंस सेल है उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट। अगर कोई चीज़ हाईली स्टेबल है, कोई एटम, तो ही वो फ्री स्टेट में मिलेगा, जो कि किसके मिलते थे, ग्रुप 18 के। तो अभी इनको क्या होना पड़ेगा बच्चों, स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से कर बताती हूँ आप लोग को। अब इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है बच्चों, 2 की। तो बहुत ही इजीली ये किसी ऐसे एटम से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, और शेयरिंग करके ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। जैसे कोई अदर एलिमेंट का एटम नहीं मिला तो ऑक्सीजन खुद ही अपने दूसरे जो एक उसका ही क्या बोलें कि भाई है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 6 है। 6 को मैं यहाँ पे डॉट से, लुईस ने इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को दिखाया डॉट से, तो उसको बोलते हैं हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। अब इस वाले के डॉट्स को मैं थोड़ा सा क्रॉस से दिखाती हूँ, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा हमारा। अब इनको क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये क्या करेंगे, आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके O2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। और दिस इज O2 मॉलिक्यूल इज हाईली स्टेबल, ये हमको मिलता है। ये वही ऑक्सीजन है जो हमको जिंदा रखती है, जिसको हम इनहेल करते हैं। तो जो ऑक्सीजन है, इट इज़ अ मॉलिक्यूल है ये हमारा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, O2। तो ऑक्सीजन अगर आप लिखते हो तो सिर्फ आप O लिख देते हो, तो इट्स रॉन्ग। ऑक्सीजन जो एग्जिस्ट कर रही है वो एक्चुअली में O2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन जो है वो हाईली अनस्टेबल है। इसको मैं हायर क्लासेस में आप लोगों को बताऊंगी, इट इज़ नेशेंट ऑक्सीजन, जो कि हाईली अनस्टेबल होती है, वो कभी भी हमको इस फॉर्म में नहीं मिल सकती है। तो चलो अभी हमको ये पता चल गया कि ऑक्सीजन को अगर स्टेबल होना है तो वो या तो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और शेयरिंग करेगा तो शेयरिंग वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। कोवेलेंट बॉन्ड में ये सिंगल बॉन्ड नहीं, कितने डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और डबल बॉन्ड फॉर्म करने के बाद ये स्टेबल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। ओके, अभी चलो हम लोग किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 5। तो इसका हम लुईस डॉट बनाते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, अब ये क्या करेगा भाई, इसको कितने की नीड है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अगर ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या 3 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो ये अपने वैलेंस सेल के ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, और जैसे ही अपने वैलेंस सेल को क्या करेगा, कंप्लीट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा तो ये फिर हाईली स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा तो ये क्या कर सकता है, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि अनस्टेबल एटम ही फ्रीली कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो भी स्टेबल हो गया मतलब वो एटम तो अब रहा नहीं, क्या हो गया, मॉलिक्यूल, तो उस फॉर्म में नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर सकती है। मीन्स अब ये सेकंड एक और सेम स्पीसीज का ये अदर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, जरूरी नहीं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करके स्टेबल हो सकता है। ये अदर एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उनके साथ भी ये इस तरह की शेयरिंग करके 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, चाहे वो हेलोजन हो, कोई फ्लोरीन क्लोरीन हो, उसके साथ ये बॉन्डिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल या कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ, इसको भी मैं डॉट से दिखाती हूँ, 1 सिंगल बॉन्ड, एक और डबल बॉन्ड एंड इट इज ट्रिपल बॉन्ड। जब ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ही इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ऑक्सीजन ने फॉर्म किया डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ने फॉर्म किया ट्रिपल बॉन्ड। अब बारी आती है किसकी, कार्बन की। तो कार्बन क्या फॉर्म करेगा, तो एक्चुअली में कार्बन के पास कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, तो ये किसी अदर एलिमेंट के एटम या फिर मैं बोलूँ कार्बन के साथ ही खुद ये क्या कर सकता है, शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने बताया था कि ये किसी मतलब किसी और एलिमेंट के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो यहाँ तक पॉसिबिलिटी है। गेन करना मतलब इसके पास इतनी पावर होनी चाहिए बच्चों कि वो उस 2 इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास बुला ले। आ रही है बात समझ में? तो ऑक्सीजन के पास इतनी पावर है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को किसी से खींच ले, जबरदस्ती वो ना भी देना चाहे ना तो वो उससे खींच के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। नाइट्रोजन के पास ये पावर है, मतलब 3 तक इलेक्ट्रॉन का लूज और गेनिंग जो है वो इजीली हो सकता है। लेकिन कार्बन के पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 4। मतलब अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने होंगे, खींचने होंगे, लेने होंगे जबरदस्ती, डेलिबरेटली। लेकिन इसके पास इतनी पावर नहीं है, क्योंकि इसके पास जो पावर है वो 6 की पावर, 6 क्या बोल रही हूँ मैं, तो 6 बोल रही हूँ कि इसके पास 6 प्रोटॉन है, जो किसी दूसरे एटम से 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकते, डेलिबरेटली खींच के अपने पास नहीं ला सकते कि भाई मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, मेरे को दे दो। देगा तो कोई नहीं इतने ज़्यादा, क्योंकि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को किसी से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब बात आती है कि ये लूज़ कर दे, है ना, लूज़ और गेन दोनों कर सकता है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई ये लूज़ कर दे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का मतलब है कि इसके पास अब बचेंगे कितने, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन काफ़ी अनबैलेंस हो जाएगा, प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो गए, 4 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गए, तो ये एटम जो है वो पहले ही अनस्टेबल हो गया। आ रही है बात समझ में? देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो है ना वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वो बैलेंस बिगड़ा ना तो फिर वो एटम कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। जैसे रेडियो एक्टिव में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का काफ़ी ज़्यादा रेशियो जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो एक हम मान के चलें कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस होने चाहिए, इक्वली होने चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे गायब हो जाएगी। कब? अगर मैं इसको स्टेबल करने के लिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवा दूँ, इससे बाहर निकलवा दूँ, तो ये भी नहीं कर सकते हम। ना तो हम 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, अगर हम किसी से ज़बरदस्ती खींच के ले लें बच्चों, तो देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन अगर मैं ले लूँ तो 6 से ये क्या हो जाएगा, सीधे इलेक्ट्रॉन के नंबर बताओ ज़रा, 6 + 4 कितने हो जाएंगे, 6 + 4 10 हो जाएगा। 10 और 6 डिफरेंस बहुत जा रहा। फिर एक बार एटम अनस्टेबल, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर 6, इलेक्ट्रॉन का नंबर 10,
तो फिर से एक प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, अनस्टेबिलिटी। इतना ज़्यादा डिफरेंस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में नहीं होना चाहिए। इतनी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं है इस एटम के पास, किसी भी एटम के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे। इसके बाद जो हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये दोनों ही काम वो नहीं कर सकता, इनकी तरह वो ये दोनों ही काम नहीं कर सकता। इसका मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, शेयरिंग कर लो भाई, शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लो। तो वो शेयरिंग या तो वो कार्बन के साथ करे या तो किसी अदर एलिमेंट के साथ करे, लेकिन शेयरिंग ही करेगा। मतलब जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो प्योरली कैसी होगी, आपकी कोवेलेंट होगी। जैसे बॉन्डिंग में आप लोगों में पढ़ाऊंगी कि आयनिक होती है, कोऑर्डिनेट होती है, कोवेलेंट होती है। तो ना तो कार्बन आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है बच्चों, ना तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगा, कोवेलेंट। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। इसके वैलेंस शेल में ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन। मतलब ये सिर्फ शेयरिंग वाला बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग करा दी, 4 हाइड्रोजन आ गए इसके यहाँ डिनर पे अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लेके, एक एक रोटियों को लेके। देखो हाइड्रोजन को कितना चाहिए, हाइड्रोजन के पास फर्स्ट सेल में हाइड्रोजन का अगर मैं बोलूँ तो एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 1 न्यूक्लियस फर्स्ट सेल, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक। और हमको पता है 2n² वाले फॉर्मूले से कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2। मतलब अगर हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो ओनली एक इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यहाँ पे देखो इसने शेयरिंग करी, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टेबल 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 एंड दिस इज। अब कार्बन की बारी आती है भाई, तो कार्बन ने इसके एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया ना बच्चों। तो ये जो शेयरिंग वाला बॉन्ड है दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो कार्बन में सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। वाई, बिकॉज इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज 4। ओके, तो अभी मैं इसको लिखा देती हूँ, पहले आप इसको नोट करो फिर मैं इसको लिखा देती हूँ। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन is 4, so it cannot gain 4 electron or it cannot lose 4 electron, so it only form covalent bond. Sharing of electrons. तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया है यहाँ पे कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर सभी को पता है क्या होता है 6, सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 and 4। तो 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका 4। इट इज़ आउटर मोस्ट शेल और आउटर मोस्ट शेल को ही हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा वो हो जाएगा 4। अब 4 एक ऐसी सिचुएशन है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको क्या करना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा मतलब एनायन में चेंज, और या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे मतलब कैटायन में चेंज, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है, कॉम्प्लिकेशंस है बहुत ज़्यादा। तो इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन नॉट लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन। तो करेगा क्या,
स्टेबल तो होना है, तो ये शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग वाला बॉन्ड कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। सो इट ओनली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन से किसी अदर एलिमेंट या इटसेल्फ कार्बन के साथ लॉन्ग चेन बनाते हुए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, तो रीज़न क्या है? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन गया है, तो आगे की जो स्टडी है इस चैप्टर की हम लोग अब हाइड्रोकार्बन वगैरह की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बोर मत होइए। ऑल द वेरी